नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर रोज की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस में। आपके अपनों का हाल लेकर हम हर बार आते हैं और आपको बताते हैं कि आपके गांव के आसपास, आपके शहर के आसपास या उन गलियों में क्या हो रहा है जिसको छोड़कर आप रोजी रोटी की तलाश में बहुत दूर आ गए हैं। तो चलिए, हम बहुत जल्द आपको दिखाएंगे आपके गाँव का हाल और आपके अपनों का भी हाल चाल बताएंगे, और इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए, बिना ब्रेक किए, बिना गति धीमा किए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं दना दना और उतरते हैं खबरों के एक एक स्टेशन पर। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही हो, लेकिन जिला बिजनौर में एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक कोई स्कूल नहीं खोला गया। इतना ही नहीं, इस गांव में ना तो बिजली है, ना ही बीमार लोगों के लिए कोई अस्पताल। अब बताइए, बीमार आदमी कहाँ जाएगा भाई? बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से लोग अपने वजूद को लेकर बेहद चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि अब तक जितने भी लोगों को गांव के विकास का मौका मिला, सब ने विकास के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की और कुछ नहीं किया, और यही वजह है कि गांव की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो यह है उत्तर प्रदेश की वो असली तस्वीर जिसको देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार ने जिस तरह से इस गांव को, बिजनौर के इस गांव को उपेक्षित रखा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि उसकी इच्छा शक्ति में कितनी कमी है। क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनाव भी होते हैं, वोट भी देते हैं यहाँ के लोग, उसके बावजूद जो इनकी दीनहीन स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल है। क्योंकि यहाँ पर स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है। ऐसे में जाहिर है इंसान के साथ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उससे भी ये वंचित नजर आ रहे हैं। जाहिर है सरकार को कहीं ना कहीं से अब इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा, ताकि बिजनौर के इन लोगों को इंसाफ मिल सके। बच्चे हमारे बिल्कुल अनपढ़ हैं, हम भी अनपढ़ हैं, हमारे बच्चे भी आगे अनपढ़ हैं। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। और जी अब जो जितनी भी हमारी जो भी पीढ़ी हमारी आ रही है, ये सब ऐसी अनपढ़ ही चली जाएगी अगर यहाँ स्कूल नहीं बनता तो। जी यहाँ स्कूल बनना चाहिए। एक बार स्कूल आया भी था हमारे खाते में प्रधान जी के, तो वो फिर हट के दोबारा फिर हुई खत्म कर दिया, उसे काट दिया, उसे पैसा उसका वापसी भेज दिया। और जबकि यहाँ स्कूल की जरूरत है और ना ही यहाँ कोई रास्ता बनता है। रास्ता प्रधान की जो खाते में पैसे आते हैं वो तो लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा खड़ंजा करके लगा रहे हैं, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। आबादी कितनी है? आबादी तो जी यहाँ पे कम से कम भी हजारों की तादाद में आदमी है यहाँ पे, छोटा बड़ा। कितना पुराना गांव होगा? पुराना गांव तो जी ये मेरी तो पैदाश से पहले ही है बसा हुआ, मेरी पैदाश से पहले ही है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे स्कूल होना चाहिए जी, सबसे पहले स्कूल। परेशानी तो जी यहाँ पढ़ने की है जी, और स्कूल भी नहीं है जो हम पढ़ लिख के कुछ बन जाए जी। और जी यहाँ रास्ता भी सही नहीं है जो हम यहाँ से कहीं जा सके पढ़ने। जो यहाँ कोई आता है तो फिर जब भी स्कूल नहीं बनवाते हैं जी। तो क्या पढ़ना चाहते हो? जी हम पढ़ना चाहते हैं जी। क्या सब बच्चे अनपढ़ हैं गाँव में? हाँ जी, सब अनपढ़ हैं, हमारे बड़े भी पढ़ाना चाहते हैं हमें, पर यहाँ से कोई स्कूल नहीं बने हैं। तो यह है आधुनिक भारत की वो तस्वीर जिसको देखकर यह महसूस होता है कि वाकई इस गांव के साथ कितना भेदभाव किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। जाहिर है यहाँ के लोग अनपढ़ इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल कॉलेज नहीं है। जाहिर है ये पढ़े तो कैसे पढ़ें, और यही कारण है कि लगातार इनकी जो उपेक्षा होती रही है उससे ये कहीं ना कहीं से कुंठित हैं, पीड़ित हैं, और जो हतोत्साह होता है इनके अंदर, निराशा जो होती है वो कूट कूट कर भरी नजर आती है। और इस बारे में और भी जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे, बिजनौर, नईम अंसारी के पास, और जानने की कोशिश करेंगे कि सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग गाँवों की हम तस्वीर दिखाते हैं तो विकास का काम होता है। लेकिन बिजनौर के साथ सरकार को क्या परेशानी हुई जो लगातार कोई भी सुविधाएं नहीं है? नईम, आप कैसे देखते हैं इस विकास के पिछड़ेपन को? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जहां केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित समाज बनाने के दावे करती हैं,
और उनके दावों की पोल यहाँ बिजनौर के इच्छावाला गांव में खुल रही है। जी यहाँ पे आजादी के बाद से ही स्कूल ना होने के कारण यहाँ का युवा वर्ग, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे पूरी तरह से अनपढ़ हैं और वो अपने आप को भी इस शिक्षित समाज से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। उन लोगों का कहना है कि वे यहाँ पर स्कूल बनवाने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि, यहाँ के MP, यहाँ के विधायक और यहाँ के DM, SDM से लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी तक से वे गुहार लगा चुके हैं कि हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ एक स्कूल का होना जरूरी है। लेकिन वे इन सारी चीजों से, सारी सुविधाओं से पूरी तरह से उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं निकल पड़ा। जी नहीं, ये बताइए कि ये जो लोग हैं, ठीक है, इनकी समस्याएं हैं, क्या ये लोग वोटर हैं, मतदाता पहचान पत्र है इनके पास, या फिर वो सारी जो प्रूफ होते हैं, जो प्रमाण पत्र होते हैं अपने होने का, वो सब है क्या इनके पास? जी देखिए, यहाँ पर प्रधानी भी है इस गांव में जी और यहाँ ये विधानसभा के वोटर भी हैं और लोकसभा में भी वोटिंग करते हैं। जी जब यहाँ पर कोई विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो जब जनप्रतिनिधि इनके पास जाते हैं तो वो दावा तो करते हैं कि यदि वो चुनाव जीते तो यहाँ पर एक स्कूल जरूर खुलवाएंगे जिसमें आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी। लेकिन ये इनके दावे सारे खोखले साबित हो रहे हैं। जीतने के बाद उनकी तरफ कोई देख नहीं पाता और जिस कारण जो ना ये पूरा का पूरा गांव ही अनपढ़ साबित हो रहा है। जी, और जाहिर है इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है। क्या सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं से सरकार के जो लोग जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं, सत्ता में बैठते हैं, वो भूल जाते हैं इस गांव को? देखिए, मैंने बताया है कि सरकार लाख दावे कहे कि शिक्षा से जोड़ने के लिए तमाम ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षा से जोड़कर और करोड़ों रुपया उस पर शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन ये सारी हवाई घोषणाएं हैं और यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि इस सरकार का नहीं जाता और इनसे वादा तो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं होती और ये सारा नजारा लेमन टीवी की स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, जो सच्चाई है वो उजागर हो रही है वाकई। और हमारी कोशिश रहेगी नहीं कि आने वाले दिनों में इस गांव की वो हर खबर दिखाएं जिससे कहीं ना कहीं से जो सरकार की कुंभकर्णी नींद है उसमें कहीं ना कहीं से एक चोट पड़े और सरकार अगर एक बार आंख खोलकर देखेगी तो हो सकता है यहाँ पर विकास का दौर शुरू हो जाए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में मतलब निकलने के बाद लोग कैसे बदल जाते हैं उसका जीता जागता नमूना है बिजनौर का ये गांव, जहां पर लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, सत्ता में मलाई भी खाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो तस्वीर है वो यही बयान कर रही है कि किसी के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है इन गाँव वालों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूपी के श्रावस्ती जिले में एक मां ने अपने 2 साल के बच्चे का गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बाद में खुद मां ने अपना भी गला काटकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल महिला जिला अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में जितने भी लोग हैं उनके होश उड़े हुए हैं। सारे लोग यही सोच में डूबे हुए हैं कि आखिरकार एक मां अपने बेटे की जान आखिरकार कैसे ले सकती है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि महिला ने डिप्रेशन की वजह से यह कदम उठाया था। ये अपनी है, मैं इनका भाई हूँ और इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रह जाता है, इसलिए क्या चल रहा है। इन्होंने गला काट लिया है बच्चे का गला काट लिया है और खुद भी गला काट लिया है। और इसलिए जो है डिप्रेशन का शिकार होकर के मतलब मानसिक संतुलन ठीक है, जिस कारण से इसने अपने बच्चे की हत्या कर दी और अपना भी गला काट लिया। परिवार के लोग बता रहे हैं, उसका भाई बता रहा है, लड़का था 3 साल, इसका नाम फैजान है भाई, इस लेडीज का नाम है जरीना और इसके पिता का नाम है जमील और जरीना के पति का नाम मुस्तफा, जो गुमला जनपद का रहने वाला है। कहाँ एडमिट कराया? इसके भाई ने CSC कोना में एडमिट कराया, फिर वहाँ से रेफर होकर आया के जिला अस्पताल वाला इसमें। बच्चा जो है वह जो है घर पे था, उसको पुलिस कर्मी ले लिया, एक्सपायर कर दिया, बच्चा एक्सपायर कर दिया। मैंने अपने बच्चे का गला काट के उसकी हत्या कर दी।
उसके बाद इसने अपने आत्महत्या करने को उद्देश्य अपना गला काट लिया, जिसकी स्थिति गंभीर है। माँ यानी ममता की मूरत, माँ यानी भगवान के बाद दूसरा शब्द होता है माँ का, और एक माँ अपने संतान की हत्या कैसे कर सकती है, ये अपने आप में बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल है। लेकिन डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, इसकी उम्मीद गांव वाले कर रहे हैं या उसके आसपास के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक जो स्थिति पैदा होती है कि एक माँ मजबूर हो जाए अपने ही बच्चे को मारने के लिए, या फिर खुद अपनी जान देने को वो उतारू हो जाए, ऐसे में समझा जा सकता है कि कुल मिलाकर पूरा जो सिचुएशन होगा या फिर उसकी जो ज़िंदगी होगी उसमें कोई ना कोई एक ऐसा दर्द होगा, एक ऐसा कहीं ना कहीं से माहौल होगा जिसमें वो घुटन महसूस करती होगी। क्योंकि डिप्रेशन में बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है इस देश में, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक माँ अपने बेटे की हत्या कर दे बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन सच यही है कि बहराइच की एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया है और ख़ुद भी ख़त्म करने की कोशिश की है अपने आप को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डिप्रेशन आखिर क्यों हुआ। तो माँ होती है, लेकिन इस युग में एक माँ मजबूर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जहाँ देश हाईटेक और मॉडर्न होने की बात करता है, वहीं एक विवाहित महिला और उसका बेटा दहेज का शिकार बन गया। आपको बता दें कि महोबा जनपद में एक माँ और उसके बेटे की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई। महिला के ससुराल वाले पूरी घटना को महज आत्महत्या करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार बताए जाते रहे। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए लड़की और उसके बेटे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहाड़ अंतर्गत ग्राम चुरारी में सूचना मिली कि एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ जो है जलकर आत्महत्या कर ली है। तो मौके पुलिस गई है, इसकी छानबीन की जा रही है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर मेरी दीदी को मार दिया गया है सर, तेल डाल के उन्होंने जलाया। वो बॉडी मैंने खुद देखी है, इतनी नहीं जली थी वो मार सकती। कम से कम ऐसी स्थिति में आदमी 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, ऐसा मैंने खुद देखा है। कब से तुम्हारी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे? सर हमारे गांव में चोरी हुई थी, 8-10 चोरी हुई थी एक रात में। उसमें हमारी भी सर चोरी हुई थी, तो दीदी का गहने चले गए थे, हमारे भी गए थे। बड़ी दीदी के रखे थे, उनके भी गहने चले गए थे। जब से लोग ताड़ना दे रहे थे। काम डिमांड करते थे, कितना मांग कर रहे थे? सर ये कह रहे थे, मतलब यहीं से सुनने को मिला है, दीदी ने बताया था। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने रख लिया, तुम्हारी कोई चोरी नहीं हुई हो और वो हमारा सब लाभ। मतलब और कोई दहेज की मांग करते रहे? हाँ सर, पैसों को लेकर कह रहे थे, पैसे भी कम दिए हैं सर। कितनी कम डिमांड मांग? सर 5 लाख मांग रहे थे। यहाँ पे जो हमारी बच्ची थी, वहाँ यही हमें सूचना मिली है कि और वहाँ आग लगा ली। तो हम आए जब गांव से, तो वहाँ बच्चा भी और हमारी बच्ची भी दोनों ख़त्म हो चुके थे। और वहाँ से जानकारी मिली है भाई के द्वारा कि जो भी जेवर गया था, यहाँ से जानकारी मिली कि वो जेवर आप ले आओ, चोरी नहीं हुई है। और वास्तव में गांव में हमारे करीबन वही 12-13 माह पहले। और इसके बाद जब हम लोग आए यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों जानकारी मिली है कि नंद और हमारी बिटिया की दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी के कारण ये हत्या हुई है। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की गई है। क्या पहले से भी प्रताड़ित करते थे? हाँ, पहले भी वही करीबन 3-4 माह पहले भी सूचना मिली थी। बस यही विवाद है जेवर का, और कोई विवाद नहीं। इस देश में कई गंभीर बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये जो दहेज की बीमारी है, पता नहीं इसका खात्मा कब होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस में अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम ले चलेंगे मुरादाबाद और बताएंगे कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ क्या गलत काम किया अपने गैंग के साथ। तो बस देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख,
हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, आपके अपनों का हाल लेकर आए हैं आपके साथ हम। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया, यानी गैंग रेप। पहले युवक ने पीड़िता को बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमी सहित उसके गैंग को यानी साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं, लेकिन एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ जिस तरह का दुष्कर्म करता है उसमें उसके दोस्त भी शामिल हो जाते हैं। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि ये इश्क जो है वो बिल्कुल अजीबोगरीब है, क्योंकि इश्क में इस तरह की घटना सामने नहीं आती। तो कुल मिलाकर ये प्रेमी नहीं, ये सिर्फ बलात्कारी है। और जिस तरह से उसने अपनी प्रेमिका को धोखा दिया है, जाहिर सी बात है इसको प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यही कारण है कि उसने अपना पूरा जो मंसूबा है उसको सबके सामने ला दिया और उसी की वजह से आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये इश्क आसान नहीं है। युवती कल शाम को बाजार गई थी, वहाँ पे उसका एक दोस्त उसको फ़ोन से बुला लिया। उस दोस्त को पहले से जानती थी, तो उस दोस्त के साथ वो चली गई। वहाँ पे उस दोस्त ने उसने बाकी अपने साथियों बुला लिया। वो करीब 7 लड़के थे और सातों ने मिल करके उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। लड़की ने फिर इसकी शिकायत थाने पे दर्ज कराई, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए 7 के साथों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके इन सबको जेल भेजा जाना है। जो पीड़िता है क्या वो कहीं पढ़ाई कर रही है? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रही, वो घर पे रहती है और उसके साथ जो उसका दोस्त था, दोस्त ने गद्दारी करी है। उसने अपने बाकी साथियों को बुला के दुष्कर्म को अंजाम दिया है। ये एक गंभीर घटना है और बहुत ही गलत हुआ लड़के के साथ। पुलिस ने इसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाई की है और जो भी आरोपी थे, जितने थे, 7 थे, सातों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्त ऐसा हो सकता है किसी ने कल्पना नहीं की होती है, क्योंकि ये दुश्मन की शक्ल में अगर दोस्ती निभाने की कोशिश करता है तो धोखा ही होता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। इलाहाबाद शहर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मोबाइल चोरी और पर्स छिनौती जैसी घटना को अंजाम दिया करता था। आपको बता दें कि सिविल लाइन पुलिस ने रात 10 बजे बस अड्डे के पास इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन, तमंचा, जिंदा कारतूस और 2 बाइक बरामद कर ली है। वहीं गिरोह का सरगना अब तक फरार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर दिया है।
प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस के नेतृत्व में इनके सहयोगी कर्मियों द्वारा चेकिंग के दौरान 4 युवक पकड़े गए, जिनमें प्रत्येक के पास से लगभग 5 अदद मोबाइल फोन्स, 2 अदद मोटरसाइकिलें और 1 तमंचा 315 बोर और 2 अदद कारतूस बरामद हुए हैं। ये लड़के शहर के विभिन्न जगहों से मोबाइल छीनने का कार्य करते थे। मोबाइल छीन करके ये सस्ते दामों पर बेचते थे। इनकी गिरफ्तारी से निश्चित तौर पे मोबाइल छिनैती घटनाओं में कमी आएगी। अब बात अगली खबर की। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ के क्षेत्र गणेशपुर से मोहंड के बीच एक मारुति वैन और जीप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मारुति वैन में सवार लोग देहरादून की तरफ जा रहे थे, तो वहीं स्थानीय लोग जीप में सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की घटना सामने आएगी। क्षेत्र में मोहंड से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पहले मारुति 800 और मैक्स गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक घायल और 2 ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। क्या मैक्स जो गाड़ी थी किस चीज़ से भरा हुआ था, क्या किस तरीके से मतलब? देखिए, वो तो उसमें तो मारुति 800 में 3 लोग थे और इसमें भी जो लोग थे इसमें भी लोग ही थे उसके अंदर। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में स्थित शिवाय होटल में अचानक आग लगने के सारे होटल में अफरा तफरी मच गई। किसी को पता भी नहीं था कि अचानक आग लग जाएगी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं होटल मालिक ने बताया कि होटल के किचन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने की वजह से होटल में लाखों का नुकसान हो गया। तो जिस तरह से ये खबर आई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लापरवाही रही होगी और किचन में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे होटल में को कहीं ना कहीं से नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाता, सुरक्षा के कारणों को समझने की कोशिश की जाती, तो यह हादसा टल सकता था। लेकिन ये घटना जब घट चुकी है तो समझा जा सकता है कि वाकई ये शॉर्ट सर्किट कितनी भयंकर रही होगी, जिसकी वजह से होटल का जो नुकसान है वो बताता है कि वाकई ये मामला कितना गंभीर है। जो अचानक हो गया है, गैस तक नहीं पहुंचा और कंट्रोल में आ गया। अपना फायर सिस्टम भी काम किया है और ये लोग आ गए हैं। कितने नुकसान हुए? अभी ये ठीक से नहीं कहा जा सकता है, देखते हैं, मूल्यांकन कराते हैं। अब कितना हुआ है ये अभी तुरंत नहीं अंदाज लगेगा। कहाँ लगा, किस फ्लोर पे लगा था? ये किचन में लगा है। हाँ, किचन शॉर्ट सर्किट बिजली से सर्किट। अभी तो बाई चांस होता है, तार वार हमारे यहाँ बहुत बढ़िया किस्म का लगा है, फिर भी हो जाता है। बहरहाल कंट्रोल आ गया। इस बार मुहर्रम और नवरात्रि का एक साथ होने के कारण कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए गोरखपुर के प्रशासन ने लगातार जनता से संपर्क का काम जारी रखा है। सभी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। जाहिर है, जब नवरात्रि और मुहर्रम का पर्व एक साथ होता है तो प्रशासन के ऊपर एक चुनौती आ जाती है। उसके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी कीमत पर कोई भी अप्रिय घटना को रोकने का जो क्रम है उसमें सफलता मिले। लेकिन एक जो चुनौती होती है या फिर एक जो आशंका होती है या फिर असुरक्षा की जो भावना होती है, उसी को देखते हुए गोरखपुर प्रशासन ने ये कदम उठाया है, ताकि नवरात्रि और मुहर्रम का जो पर्व है वो बिल्कुल शांति के साथ गुजर सके। और यही कारण है कि लगातार आम आदमी को समझाने की दिशा में यहाँ की जो व्यवस्था है वो लगी हुई है। दोनों पर्व एक साथ है
तो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था 1 महीना पहले से पूरी तमाम मीटिंग करके हम लोग अपने स्तर पे मीटिंग किया, सीओ स्तर पे मीटिंग हुई। पूरे हम लोगों ने पूरे यहाँ की जो सिटी के मैप हैं उस पर देखा कि कौन से रास्ते विसर्जन के हैं, कौन से जुलूस के हैं, और पूरी तैयारी करते हुए आज बैठक दोनों को साथ में था। जब भी मुहर्रम और नवरात्रि का वक्त होता है तो किसी को भी लग सकता है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, और जाहिर सी बात है जब इस तरह का कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जा सकता है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है ताकि जुलूस का भी जो रास्ता है वो भी सलामत रहे, और नवरात्रि के दौरान जो भी कार्यक्रम होते हैं यानी विसर्जन को लेकर जो खतरा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं से लोगों को सुकून मिले। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही। तो अपने गांव के हालचाल के लिए रोज़ देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, और अभी आराम कीजिए और हम भी चलते हैं। राम राम।